चलो आगे बढ़े। ओके, लास्ट पॉइंट बताओ क्या लिखा आपने? राव। अब सुन लो, राव गंगा का पहला समझा देता हूँ आपको। बिल्कुल इनके भी 3 से 4 पॉइंट है पर बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट तो यही स्टूडेंट, राव गंगा जब राजा बने तब मारवाड़ में तो ये राजा थे ही थे, मेवाड़ में इनके समकालीन। सर हमारी तरफ भी तो ध्यान दे। क्या ध्यान दे तुम्हारी तरफ? तुम्हारे क्वेश्चन ही इतने बकवास होते हैं। और आपकी तरफ मैंने क्या कहा, हर एक ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स का कमेंट में पढ़ता हूं। जिसका कमेंट सही होता है और जिसका क्वेश्चन जायज होता है उसको मैं क्या देता हूं, उत्तर देता हूं। इस बात को ध्यान रखें हमेशा। सर गिंगोली का युद्ध है या गिंदोली का युद्ध है? ये अभी जो पढ़ा वो गिंदोली का युद्ध है। गिंगोली का युद्ध तो हमने कब का ही पहले पढ़ लिया। ध्यान रखें, एक सिंगोली है, एक गिंदोली है, एक गिंगोली है। तीनों युद्ध अलग अलग है, पहले ही बता दिया मैंने आपको। ओके, ध्यान रखें इस बात को। अब चलो सुनो और समझो अच्छे से। राव गांगा जब मारवाड़ के राजा थे तो इनके समकालीन जो राजा थे मेवाड़ के, वो राणा सांगा थे। कौन थे? और राणा सांगा की सैनिक सहायता कितनी बार की थी गांगा ने? 2 बार। नंबर फर्स्ट, एक तो ईडर के युद्ध में और एक खानवा के युद्ध में भेजा अपने पुत्र मालदेव राठौड़ को 4000 सैनिक देकर। अब सुनो, राव सुजा की मृत्यु हुई ना, तब राव सुजा का जो योग्य पुत्र था बागा था। कौन था? बागा। बागा की भी मृत्यु हो गई थी सुजा के जीते जी ही। उसके बाद मारवाड़ का जो राजा बनना चाहिए था वो सेखा बनना चाहिए था। कौन? राहु सेखा राजा बनना चाहिए था, पर सेखा राजा नहीं बना और राजा बन गया कौन? गांगा। तब सेखा ने सहायता मांगी। सेखा मारवाड़ छोड़कर नागौर चला गया। कहाँ चला गया? और नागौर में था एक बहुत बड़ा शासक जिसका नाम था दौलत खां। बोलो क्या नाम था? अब दौलत खां के पास गया सेखा और सेखा ने जाकर वास्तविकता बताई कि दौलत खां, मारवाड़ पर मेरा अधिकार था, शासन मुझे करना चाहिए था, पर मुझे हटाकर अधिकार कर लिया किसने? गांगा ने। इसलिए मुझे मारवाड़ चाहिए और आपकी क्या चाहिए? सहायता। दौलत खां ने कहा चिंता मत कीजिए सेखा जी, हम आपको बिल्कुल 100% सहायता देंगे। तो बताओ जल्दी से, सेखा को शरण किसने दी? बोलो। ये बात इधर पता चली किसको? गांगा को। किसको? तो गांगा ने अपने पुत्र मालदेव राठौड़ को कहा कि सेना तैयार करो, हम अपने चाचा का दमन करने जाएंगे और साथ में दमन करेंगे किसका? दौलत खां का, जिन्होंने सेखा को क्या दी है? चाचा को क्या दी है? शरण दी है। तो अब बताओ रवाना हुए कौन? बोलो। गांगा जब रवाना हुए तो मालदेव राठौड़ ने कहा पिताजी बात यह है कि आप और मैं चले तो दोनों में से एक भी जिंदा बचकर नहीं आएगा। इतना पावरफुल है कौन? दौलत खां। कौन? दौलत खां। तो गांगा ने कहा यार क्या बात करता, क्या हाँ आप कहीं ना कहीं से और सेना बुलाओ। तो राव गांगा ने संदेश भेजा कौन से? नेर, बीकानेर। और बीकानेर के उस समय राजा थे राव जेतसिंह। कौन थे? राव जेतसिंह को संदेश भेजा किसने? गांगा ने कहा आप अपनी सेना लेकर आइए, विकट समय में हम भी आपकी क्या कर लेंगे? सैनिक सहायता कर लेंगे, सहायता दे देंगे आपको आपके विकट समय में। तो ठीक है स्टूडेंट, बताओ सेना लेकर आए कौन? बोलो। रावजेत सिंह सेना लेकर आए और सेना लेकर सीधा गांगा के पास आए। तो अब बताओ कितने जने हो गए? गांगा, जेत सिंह, मालदेव, तीनों सेना लेकर रवाना हुए कौन से? घोर की तरफ, नागौर की तरफ। चलते चलते आगे बढ़े तो मालदेव राठौड़ ने वापस गांगा को कहा फा आंख, हाँ फरूक रही है, फड़क रही है आंख,
जूते पड़ेंगे। तो गंगा ने कहा, ए भाई ये क्या लगा रखा, 3 जने हैं हम। तो कहा भले ही हो, उधर कौन सा खां है, दौलत खां है। तो कहा अब क्या करे, तो कहा करना क्या है, समीप में मेड़ता है, क्या है, मेड़ता से बुला दो विरमदेव राठौड़ को। किसको, अरे बोलो, विरमदेव राठौड़ को बुला दो। तो स्टूडेंट बिल्कुल अब क्या होता है क्या नहीं होता है सुनना और समझना। बुलाया गया विरमदेव राठौड़ को। तब गंगा ने मालदेव राठौड़ को कहा अब तो पराजित कर देंगे ना। तो कहा शायद। तो इसका मतलब समझ रहे हो, दौलत खां वो क्या था, बोलो, 1% भी पावर नहीं था उसमें, दौलत खां में। पर दौलत खां के पास एक था जादुआई हाथी। क्या था, हाँ, जादुआई हाथी जो था वो बेटा युद्ध में जादू दिखाता था। क्या दिखाता था, वो मूवी देखी, कोई मिल गया, ऋतिक रोशन की, हाँ, वो इधर चला, मैं इधर चला, मुझे खुद को भी नहीं पता मैं किधर चला, है ना। हाँ, तो अब सुनो, स्थिति ऐसी होगी, इधर कौन है बताओ, राव घांगा, साथ में मालदेव, साथ में राव तेज सिंह नहीं, जेत सिंह, और साथ में विरमदेव राठौड़। कितने जने हुए रे, यह आ रहे हैं गोर ही गोर नागौर की तरफ, और इधर नागौर में है आपके कौन सा खां, दौलत खां। और दौलत खां ने शरण दी किसको, राव शेखा को। शेखा को सूचना मिली कि इधर से इतने जने आ रहे, तो शेखा दौड़ कर आया किसके पास, और दौलत खां को कहा, दौलत खां भाई सेना बहुत बड़ी आ रही है। तो कहा कौन कौन आ रहे, दौलत खां ने कहा कि गंगा आ रहा है, गंगा के साथ कौन आ रहा है, बोलो, मालदेव आ रहा है, और साथ में आ रहा है कौन, बोलो, जीत सिंह आ रहा है। तो जब ये बात कही स्टूडेंट का विरमदेव भी आ रहा है, तो दौलत खान ने कहा शेखा को कि वापस संदेश भेजो कि सेना बहुत कम है, 3-4 को और साथ में लेकर आए। तो शेखा ने कहा ए भाई ये गुद्दी में पड़ेगी एक, इतनी बड़ी विशाल सेना आ रही, तू कह रहा बहुत कम है। तो कहा शेखा जी आप मस्त रहिए, अभी आपने हमें लड़ते हुए देखा नहीं है, अब देखते हैं शेखा के साथ दौलत खां क्या करता है। अब स्टूडेंट दोनों सेनाओं के बीच में धुआंधार और खतरनाक क्या प्रारंभ हुआ, ये युद्ध हुआ सेवकी गांव में। कौन से, इसलिए इस युद्ध को कहा गया सेवकी का युद्ध। कौन सा युद्ध, अब सेवकी गांव के अंदर दोनों सेनाएं गजब की भिड़ी, भयंकर लड़ाई हुई। तब याद रखिएगा स्टूडेंट, इसी सेवकी के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, दोनों सेनाएं तगड़ी लड़ रही थी। तब शेखा ने दौलत खां जो अभी तक रण क्षेत्र में आया नहीं था, शेखा ने लड़ते हुए कहा दौलत कुछ कर यार वरना सेना हार जाएगी। तब दौलत खां ने कहा देखो शेखा अब हमारा जवाब देखो वापस। तो बिल्कुल अपना हाथी लेकर आया, कौन, हाथी बड़ा जादुआई था। हाथी के ऊपर दौलत खां बैठा हुआ था, हाथी के कान के पास ज्यों ही टिपली मारता कौन, दौलत खां। बेटा हाथी अपनी सूंड में मालदेव गंगा और जेतसी के 10 सैनिकों को लपेटकर पवेलियन से बाहर। अब दौलत खां टिपली पे टिपली मार रहा है, और वो हाथी बेटा सूंड में दुश्मन के सैनिकों को युद्ध में लड़ रहे थे पकड़कर वो फेंक रहा था। तभी एक नजर पड़ गई दौलत खां के इसी जादुई हाथी पर विरमदेव की। किसकी,
वीरमदेव की। वीरमदेव ने देखा तो कहा वाह, ये तो गजब फेंक रहा है बेटा। तो वीरमदेव ने कहा यह हाथी तो मुझे चाहिए। अब वीरमदेव पड़ गया किसके पीछे? हाथी के नहीं, दौलत खां के पीछे। क्या हाथी के पीछे? हाथी के ऊपर कौन बैठा है? दौलत खां के पीछे पड़ेगा भाई। किसके पीछे पड़ा? दौलत खां के पीछे। अब दौलत खां आगे देखेगा, पीछे क्यों देखेगा कि मेरे पीछे कौन है? और पीछे देखे तो आगे से भोग ना कट जाए। तो दौलत खां आगे देखता देखता टिपलियों पे टिपलियां ठोक रहा था। पीछे से आकर टिपली ठोकी किसने? और हाथी से नीचे गिर गया कौन? और उसी हाथी पर बैठ गया कौन? और वीरमदेव पहले तो हाथी को लेकर अपने खेमे की तरफ गया और कहा अब हम टिपली ठोकेंगे। अब बताओ, उसी हाथी के कान के पास टिपली ठोकी किसने? वीरमदेव ने टिपली मारी तो हाथी बड़ा खतरनाक था। वीरमदेव के ही 10 सैनिकों को पकड़कर बाहर। वीरमदेव ने कहा ये तो साला मेरे ही सैनिकों का पप काट रहा है, करे तो करे क्या? तो वीरमदेव ने कहा यार ऐसे तो मामला बिगड़ जाएगा। वीरमदेव थोड़ी देर सोचा, का कोई बात नहीं, थोड़ी रेस्ट करने देता है, हाथी थोड़ा उतावला है। थोड़ी रेस्ट हुई, हाथी एकदम अच्छा हुआ, वह सब टिपली ठोकी वापस। तो वापस 10 सैनिक, 5 सैनिक, 7 सैनिक वही फेंके किसके? बोलो, वीरमदेव के। वीरमदेव ने कहा यार मामला बिगड़ रहा है, करे तो क्या करे? वीरमदेव का दिमाग काम नहीं कर रहा था। और जब वीरमदेव का दिमाग काम नहीं कर रहा था तब उसने अपनी जेब में से निकाली मिंटो प्रेस, जो दिमाग की क्या जला दे। हाँ, अब मिंटो प्रेस खाई किसने? वीरमदेव ने। तो वो मिंटो प्रेस खाते ही वीरमदेव ने कहा व्हाट एन आइडिया सर जी। तो अब वीरमदेव ने कहा इधर टिपली मारता तो मेरे सैनिक, इधर टिपली मार के देखो। तो बिल्कुल दूसरी तरफ वीरमदेव ने ज्यों ही टिपली मारी, हाथी घुमा और अब दौलत खां के सैनिक बाहर। वीरमदेव ने कहा व्हाट एन आइडिया सर जी। अब बेटा टांग पे टांग रखकर वीरमदेव बैठ गया टिपलियों पे, टिपलियां ठोक रहा है। अब बताओ सैनिक बाहर किसके जा रहे हैं? अरे बोलो, दौलत खां के। अब दौलत खां के उसी हाथी ने जब दौलत खां के 10 से 1 सैनिकों को लपेटा और फेंका तो वो सैनिक जाकर एक 2 3 4 सैनिक जाकर पड़ गए मालदेव राठौड़ पर। मालदेव राठौड़ लड़ रहे थे तो उस हाथी ने ऐसे फेंका तो मालदेव पर जाकर पड़े। तो मालदेव ने कहा किधर से आए? तो पीछे देखा तो कैमरा क्या, कौन बैठा था? वीरमदेव हाथी पर। तो वीरमदेव को देखा तो वीरमदेव को कहा क्या है? तो वीरमदेव ने कहा सॉरी, गलत थ्रो का रिप्लाई देखोगे? तो कहा ये फेंके किसने? तो कहा रुको दिखाता है। एक और ठोकी तो और हाथी ने लपेट कर सैनिक फेंके किस पर? बोलो, मालदेव पर। तब मालदेव ने कहा ये हाथी तो मुझे चाहिए। अब वीरमदेव के पीछे पड़ गए कौन? और वीरमदेव हाथी लेकर रण क्षेत्र से बाहर। पीछे कौन? मालदेव भी बाहर। अब पीछे पूरे सैनिक पड़ गए गांगा पर। किस पर? गांगा ने कहा ये सब मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? गांगा ने कहा अरे कोई आओ, अब वहां पर कोई हो तो आए। हाथी की वजह से कौन लड़ पड़े? बोलो, मालदेव और वो लड़ पड़े। अब इधर गांगा कह रहे आओ आओ कोई हो तो आए। अब स्टूडेंट शेखा की नजर पड़ गई किस पर? गांगा पर। तब शेखा अपने घोड़े को लेकर सैनिकों को चीरते हुए कुछ ही क्षणों में आ गया किसके पास? गांगा के पास। और गांगा के ऊपर तलवार से वार करने ही वाला था पर पीछे से आ गया राव जेतसी और जेतसी ने एक ही वार में गिरा दिया किसको? बोलो बोलो, हाँ, राव शेखा को गिरा दिया। अब स्टूडेंट राव शेखा वही रण क्षेत्र के अंदर धराशायी हो गया। अंतिम क्षण थे किसके? राव शेखा के। जब राव शेखा मरने ही वाला था तब उसने मरते मरते कुछ बातें कही थी जो मैं आपको भी बता देता हूँ। स्टूडेंट, आप किसी को चीट करते हो, क्या करते हो?
चीट करते हो, किसी को धोखा देते हो, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हो, तो कान खोल के सुन लेना। हम ये सोचते कि हमें हमारे कर्मों की सजा कौन से जन्म में मिलती है, अगले जन्म में, ये शुद्ध गलत है। ईश्वर कहता है कि तुम जैसे पापियों को तुम्हारे कर्मों की सजा भोगने के लिए वापस जन्म नहीं दूंगा। और ये बिल्कुल सत्य है कि हम अगर किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, किसी को चीट करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि उसे पता नहीं चला। कान खोल के सुन लेना, ऊपर वाला सब देख रहा है और हर एक का हिसाब होता है। हमने किसी को चोट पहुंचाई, किसी को नुकसान किया, तो ध्यान रखना डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें इसी जन्म के अंदर सजा भोगनी पड़ती है। बस यही है कि वो सजा किस रूप में हमारी तरफ से निकली हमें पता नहीं चलता। फैमिली में भी कोई नुकसान हो जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, तो हम तो यही सोचते ये हादसा हुआ, हादसा नहीं हुआ, ये किसकी वजह से हुआ वो हमें पता नहीं है। इसी घटना का साक्षात उदाहरण आपके सामने आ रहा है, सुन लेना। जब राव जेतसी ने वार किया किस पर, शेखा पर, और शेखा जब रण क्षेत्र में अंतिम क्षणों में था, तो गंगा बिल्कुल घोड़े से नीचे उतरा और अपने चाचा को गोद में लिया, क्योंकि रण क्षेत्र में दुश्मन कब तक होता है, जब तक युद्ध जारी रहता है। और जब युद्ध रुक जाता है ना, तो क्षत्रियों का नियम हुआ करता था कि सामने वाली सेना में जो भी सैनिक घायल है उनका उपचार या उन्हें पानी वगैरह पिलाना। वीरता सिर्फ कब दिखाई जाती है, रण युद्ध के दौरान, समाप्ति के बाद कोई भी वीरता नहीं। तो सुनो और समझो। गंगा नीचे उतरा, शेखा को अपनी गोद में लिया। तब शेखा ने कहा, गंगा एक बात बता। कहा क्या? कि लड़ाई तेरे और मेरे बीच में थी, ये पीछे से आकर मेरे ऊपर वार किसने किया? तब सामने आकर खड़े हुए कौन? जेतसी। राव जेतसी ने कहा, शेखा जी आप मेरे वार से धराशायी हुए हैं। तो शेखा ने कहा कि जेतसी तू बीकानेर का राठौड़, चाचा और भतीजे की लड़ाई में तू बीच में क्यों आया? तो जेतसी ने कहा कि गंगा ने हमसे सहायता मांगी और कहा विकट समय में हम आपकी वापस सहायता कर देंगे, तो हमने उनको सहायता दी है। तब हंसा मरते हुए कौन? शेखा। शेखा ने कहा, जेतसी तूने गलत लोगों का साथ दिया है। क्या कहा? गलत लोगों का साथ दिया है। मेरी इस बात को तू याद रखना, जिस प्रकार आज मैं मर रहा हूं, रण क्षेत्र में एक दिन तू भी ऐसे ही मरेगा, और तुझे मारने वाले कोई और नहीं, मारवाड़ के राठौड़ ही होंगे। तुझे भी तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। जब ये अपने चाचा के नहीं हुए तो तेरे क्या होंगे? गलत लोगों का साथ दिया। ये कहकर चले गए कौन? शेखा। और सेवकी का युद्ध विजय हुए बोलो कौन? बोलो गंगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। अब आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है सुन लेना और समझ लेना। ये तो सेवकी का युद्ध हो गया। उसके बाद स्टूडेंट सुनो और समझो। गंगा जो थे, गंगा में एक कमी थी। गंगा थोड़े मादक पदार्थ और नशीली चीजों का सेवन करते थे। मालदेव राठौड़ को ये बात पता थी। मालदेव को पता था कि पिताजी का हमेशा की आदत है, क्या करे अब। तो एक बार मालदेव राठौड़ को राजधानी से बाहर जाना था। उस समय गंगा दुर्ग की सबसे टॉप वाले महल की खिड़की में बैठे थे। खिड़की में महल था ना, महल दुर्ग का सबसे ऊपर महल जो था उसके टॉप पर बैठे थे, खिड़की में बैठे थे, एक टांग बाहर एक टांग अंदर, और बढ़िया धमाधम हुक्का बार, मतलब नशीली पदार्थों का, मादक पदार्थों का सेवन करते रहे थे। साथ में उनके कुछ शुभ चिंतक भी थे।
शुभ चिंतक किया, मादक चिंतक थे। हाँ, अब स्टूडेंट मतलब वो अपने मित्र के साथ वही सेवन कर रहे थे मादक पदार्थों का, तभी गंगा को राजधानी से बाहर जाना था। गंगा वहां पहुंचा तो गंगा के पैरों के आने की आवाज पता चली, तो मालदेव के आने की बात पता चली, तो गंगा को पता चल गया कि कौन आ रहा है, कुंवर आ रहा है। तो गंगा खिड़की में तो बैठे ही थे। अब जो धुआं हो रखा था उस धुएं को हाथों से यूं खिड़की से बाहर निकाल रहे थे कि पुत्र को पता नहीं चले। अब आप भी ऐसा कभी हुआ होगा आपके साथ, पिताजी ने बिना सूचना दिए सीधे गांव से आ गए और आप आराम से रूम में पड़े हो और चारों तरफ देखे तो फेंके पड़े हैं। अब पिताजी ने बाहर आकर दरवाजा खटखटा के छोरा आडो खोल। छोरे ने रजाई फेंकी, पापा की आवाज सुनते ही तो सीधी और सीधी रजाई किचन में, क्योंकि किचन दूर नहीं जस्ट पास में ही ठीकरे पड़े किचन पे। अब पापा की आवाज सुनते ही तो किसको डर नहीं लगता है। एक 5 सेकंड के अंदर तो जीते कितने भी वो कुंगे पड़े थे सबको इकट्ठा करके अपनी जेब में डाल दिया। अब कहते हैं ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अब पिताजी दरवाजा खोला तो पापा ने कहा इतनी देर क्या कर रहा था रे? तो कहा पापा मैं सो रहा था, पूरी रात पढ़ाई कर रहा था, इसलिए। ये नहीं पता कि पूरी रात ताश के पत्ते ठोक रहा था, चाय के बढ़िया प्याले बन रहे थे और साथ में सिगरेटेर बीड़ियाँ चल रही थी। अब पापा आकर बैठे तो बिल्कुल अब हमारी नजरें घूमने लगी कि साला कोई बच तो नहीं गया, यूं देख रहे थे। तभी पापा की हमारी नजर दोनों की साथ में पड़ी, कहाँ? किचन की तरफ, और चूल्हे के नीचे एक कुंगा पड़ा हुआ दिखाई दे दिया। अब पापा की नजर पड़ी तो पापा ने बाहर निकाला, कहा कमीण तू ए पीवे? तो हमने कहा आप सोगन, मैं पीता तो पापा आपके आने के पहले मैं इसको छुपा देता। देख लो वो वहीं पड़ा है, रात को मेरे दोस्त आए थे, खाना खा के गए तब उन्होंने पी थी, यहीं फेंक दी। अब बचने का प्रयास तो हमने भी किया, हाँ, पर बच तो नहीं पाए। पापा को पता है कि औलाद मेरी है, पिएगी। हाँ, तो गंगा भी ऐसे धुएं को बाहर निकाल रहे थे। मालदेव आए, मालदेव ने देखा तो पिताजी अपने मित्रों के साथ मस्त थे। मालदेव ने कहा ये तो अब हमेशा की आदत है, क्या कहे। तो मालदेव झुके और पिताजी का एक पैर तो पहले से ही बाहर ही था। मैंने बताया ना, बैठने की स्टाइल बड़ी खतरनाक थी। एक पैर इधर अंदर की तरफ था तो अंदर वाले पैर की तरफ ऐसे झुककर कहा पिताजी आशीर्वाद दीजिए, मैं राजधानी से बाहर जाऊं। तो गंगा ने कहा आराम से जाओ, मस्त होके जाओ, अगर मस्त नहीं हो तो हमारी तरह थोड़ा नशा कर लो। तो मालदेव जी झुके हुए तो थे ही थे, अब आता माटी सटक ली, पैर पकड़ा, बस पैर पकड़कर सीधा इतना सा किया। और पास में वो जो खड़े देख रहे थे तो उनको भी तमाड़ मारा, उनको भी फेंकने ही वाले थे, पर वो तो भाग गए वहां से। और गंगा सीधा दुर्ग की खिड़की से बाहर तो गए, किधर गए? नीचे क्यों जाएंगे, वहीं से ऊपर चले गए। गंगा जी ने सोचा नीचे जाएंगे, बोगने खुलेंगे, काम करते, यहीं से सीधा चल लेते। यानी दुर्ग की खिड़की से नीचे क्या किया बोलो? फेंक दिया, फेंक दिया, बोल थी जो फेंक दिया, अरे गिरा दिया भाई। शब्दों का सोच समझ कर प्रयोग करें। मैं आपको कहता हूं कि किसी को चिढ़ाते हो और तुम्हें अगर मजा आता है तो दिल खोल के चिढ़ाओ, क्योंकि हमारी आत्मा को क्या मिलती है ये देखो। अरे आत्मा को आनंद की अनुभूति प्राप्त होती, क्या आत्मा को शांति मिलती है। मर रहे हो जो आत्मा को शांति मिल रही है,
इसलिए कहता हूं शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करें। अब या मैं कह रहा हूं मालदेव ने अपने पिता गंगा को दुर्ग की खिड़की से के फेंक दिया, अरे बोल थी फेंक दिया, आदमी को फेंका नहीं जाता, गिराया जाता है। समझ में आया ना? तो बिल्कुल दुर्ग की खिड़की से नीचे गिरा दिया, और नीचे गिरने के कारण गंगा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और बन गए मारवाड़ के प्रथम पितृ हंता मालदेव राठौड़। अब एक बात बताओ, राजस्थान में हमारे कहावत है कि नवी बात 9 दिन। क्या कहावत है? इसका मतलब समझे? यानी कोई भी बात होती है तो उसकी लेटेस्ट चर्चा कितने दिन तक चलती है? 9 दिनों तक चलती है, और उसके बाद बात क्या हो जाती है? 10वें दिन उसकी चर्चा कोई करता ही नहीं, कहता यार नहीं ये पुराना मामला, कोई लेटेस्ट मामला लाओ। सही एक नहीं है? तो नवी बात 9 दिन, यानी इसका मतलब समझो, मालदेव राठौड़ ने जब गंगा की हत्या की तो मारवाड़ में थोड़ी विपरीत स्थितियां बनी। किनके? मालदेव के। तब मालदेव मारवाड़ यानी जोधपुर छोड़कर आ गए सोजत। कहाँ आ गए? सोजत जो मारवाड़ का ही ठिकाना था, सोजत आ गए, और सोजत में करवाया अपना राज्य अभिषेक। तो सुनो, राउ जोधा के बाद देखे तो छोटे छोटे राजा बने। राउ जोधा के समय काफी बड़ा मारवाड़ था, पर बाद में राउ जोधा के बाद सभी जो इनके अधीन थे, राठौड़ों के अधीन, उन सब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और मालदेव राठौड़ के राज्य अभिषेक के समय मात्र मारवाड़ में 2 ठिकाने बचे थे। कितने? एक जोधपुर और एक सोजत। क्या हुआ? क्यों? प्रताड़ना बड़ी भारी है भाई। जाओ जाओ, बर्तन तो नहीं धो पाएंगे? कुछ नहीं, जाओ आराम से धोना, सर्फ एक्सल ले जाना। चलो सुनो और समझो अच्छे से। तो स्टूडेंट अच्छे से सुनिएगा, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बिल्कुल मारवाड़ में सिर्फ कितने परगने बचे? 2, एक जोधपुर और एक सोजत, जहां पर मालदेव राठौड़ का क्या हुआ? अब मालदेव राठौड़ की जब मृत्यु होगी, क्या होगी? उस समय मारवाड़ में 56 से 58 परगने थे। कितने? बोलो। तो विजित कितने किए? लगभग 56। सही है कि नहीं है? 56 या 54? तो देख लो, इन 56 और 58 परगनों को जीतने हेतु मालदेव राठौड़ ने छोटे मोटे करके 52 युद्ध लड़े। कितने? इसलिए इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा गया। कितने युद्धों का? इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट। तो 52 युद्धों के विजेता कौन कहलाए? बोलो। ध्यान रखना इस बात को। तो पहले गंगा को लिख ले, लिखो। लिखो, राव गंगा के समकालीन राव गंगा के समकालीन मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजा बताओ कौन थे? बोलो। हाँ, राणा सांगा थे। राणा सांगा थे। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट लिखो। गंगा ने राणा सांगा की 2 बार सैनिक सहायता की। गंगा ने राणा सांगा की कितनी बार? 2 बार सैनिक सहायता की। नंबर फर्स्ट लिखो, ईडर के युद्ध में। ईडर के युद्ध में, ईडर के युद्ध में, और उसके बाद लिखो खानवा के युद्ध में।
खानवा के युद्ध में। अब बताओ, सेवकी का युद्ध होगा, कब हुआ बताओ? सेवकी का युद्ध कब हुआ था? कौन बताएगा? सेवकी का युद्ध 1544, 27। तो खानवा का कब हुआ? 1528 में खानवा का हुआ। तो सेवकी का कौन बताएगा रे? खड़ा हो। हाँ तू। 1531। अभी रुक। 1531 में विजय। 1530। बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? क्यों? पहले ही बेटा कर रहा। और कोई? हाँ इधर चश्मिश। क्यों है? पढ़ा ही नहीं? क्यों नहीं पढ़ा? क्यों? डेट बेटा कह रहा पढ़ा तो था पर डेट पता नहीं। और कोई? हाँ अब तो बताएगा ही। सर्च कर लिया? हाँ मुझे पता था। लिखो मरो 1529। सीधा लिखो सेवकी का युद्ध। सेवकी का युद्ध। सेवकी के युद्ध में लिखो जल्दी से, राव गांगा प्लस, सिर्फ राव जेतसी दो ही लिखोगे। राव गांगा प्लस राव जेतसी। राव गांगा प्लस राव जेतसी लिख दिया। वर्सेस नागौर का कौन सा खां? बिल्कुल लिखो नागौर का दौलत खां। नागौर का दौलत खां जल्दी से लिखो, फिर आगे पढ़ते हैं मालदेव राठौड़ को। नागौर का दौलत खां लिख लिया? ओके। दौलत खान ने बताओ शरण किसको दी? तो लिखो राव शेखा प्लस राव शेखा। दौलत खां की तरफ राव शेखा प्लस करके लिख लो। लिख लिया? ओके। परिणाम में लिखो किसकी विजय? गंगा की विजय। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब बताओ हत्या करेगा कौन? मालदेव राठौड़। किसकी? गंगा की। और कैसे करेगा? दुर्ग की खिड़की से नीचे गिराकर। लिखो राव गंगा जब राव गंगा जब दुर्ग की खिड़की में बैठकर दुर्ग की खिड़की में बैठकर नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे, नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे, तब नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे तब पुत्र मालदेव राठौड़ ने उन्हें पुत्र मालदेव राठौड़ ने उन्हें पुत्र मालदेव राठौड़ ने उन्हें क्या किया? दुर्ग की खिड़की से नीचे, या सीधा लिख दो खिड़की से नीचे गिरा दिया। दुर्ग की खिड़की से नीचे गिरा दिया। इस कारण
इस कारण गंगा की क्या हुई? मृत्यु हुई। लिखो मालदेव राठौड़ को, मालदेव राठौड़ को राठौड़ वंश का, मालदेव राठौड़ को राठौड़ वंश का प्रथम पितृहंता कहा गया। पितृहंता कहा गया। लिख लिया? अब बताओ दुनिया छोड़कर चले गए कौन? गंगा। और मालदेव राठौड़ अपने पिता की हत्या करके कहाँ आ गया? बोलो। सोजत, जो मारवाड़ का एक ठिकाना था, परगना था, और वहीं सोजत में ही अपना क्या करवाया? राज्य अभिषेक करवाया। और सोजत से जब स्थितियां अनुकूल बन जाएगी तो आएंगे कहाँ? मेहरानगढ़, और फिर स्टार्ट करेंगे अपने युद्ध अभियान। समझ में आया ना? तो हेडिंग डालो जल्दी से, मालदेव राठौड़। और मालदेव राठौड़ ही नहीं, मारवाड़ की आन बान और शान, और राठौड़ों के बैकबोन राव मालदेव राठौड़। पंद्रह सौ 31 से 1562। पहला ही पॉइंट, इनकी उपलब्धि मारवाड़ के प्रथम पितृहंता, प्रथम पितृहंता। फिर लिखोगे राज्य अभिषेक। और राज्य अभिषेक जो हुआ था स्टूडेंट, वो हुआ था, बताओ कहाँ? सोजत के अंदर। ओके, राज्य अभिषेक सोजत में। और उसके बाद लिखोगे अगले पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर, मालदेव राठौड़ के राज्य अभिषेक के समय, किस समय मारवाड़ में दो परगने थे। कितने? दो परगने थे, जिसमें फर्स्ट लिखोगे जोधपुर, सेकंड लिखोगे सोजत, सेकंड सोजत। ओके, मालदेव राठौड़ ने मारवाड़ का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया। इस बात को अच्छे से ध्यान रखोगे स्टूडेंट। सर्वाधिक साम्राज्य क्या किया? विस्तार किया। सर्वाधिक, अगर आपको पूछ ले राठौड़ों का वह राजा जिसने मारवाड़ का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया सभी राठौड़ों में, वो थे कौन? मालदेव राठौड़। ओके, वो जोधा और चूड़ा जो थे वो अपने समय तक थे, पर मालदेव सभी राठौड़ों में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार करने वाले राजा बने। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया इन्होंने कितने? 52 युद्ध विजित किए। लिखो जल्दी से, सेवकी के युद्ध का सन बताइए सर। 1529, 1529। लिखो जल्दी से।
लिख लिया सभी ने? अब 52 युद्ध लड़े हैं तो हमें प्रमुख युद्ध तो याद होने ही चाहिए। किसके? मालदेव राठौड़ के। तो हेडिंग डालो मालदेव राठौड़ के युद्ध अभियान। मालदेव राठौड़ के युद्ध अभियान। मालदेव राठौड़ के युद्ध अभियान। डाल दिया? अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि मालदेव राठौड़ का युद्ध अभियान कहां से प्रारंभ हुआ? बोर्ड दिखाओ स्टूडेंटों को। बोर्ड ये लिख रहे हैं अभी। हाँ, अब दिख जाएगा बोर्ड आपको। चलिए, बताएगा आप में से कोई कि मालदेव राठौड़ ने अपना युद्ध अभियान कहां से प्रारंभ किया? एनीबडी? 52 युद्ध लड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मालदेव राठौड़ ने युद्ध कहां से प्रारंभ किया था। एनीबडी? सुनो और समझो। स्टूडेंट, मालदेव राठौड़ ने सबसे पहले आक्रमण किया भाद्राजुन पर। बोलो किस पर? और भाद्राजुन का था स्वामी वीरा। बोलो कौन था? हाँ, और एग्जिट लोकेशन पूछ ले तो सिंदल। भाद्राजुन में भी सिंदल का था स्वामी वीरा। तो मालदेव के कौन से अभियान? युद्ध अभियान। बोर्ड पर देखना अच्छे से। मालदेव के युद्ध अभियान नंबर फर्स्ट। याद रखिएगा स्टूडेंट, मालदेव के युद्ध अभियानों में फर्स्ट भाद्राजुन। कौन सा जुन? भाद्राजुन। आगे लिख रहा हूं मैं, स्वामी वीरा को पराजित। किसको? स्वामी वीरा को पराजित किया। ओके, उसके बाद सुनो नंबर सेकंड, घोर ही घोर। नागौर का कौन था? दौलत खां, क्योंकि दौलत खां हारकर वहां से भाग गया था। तो सुनो और समझो। अब दौलत खां ताकतवर था, सिर्फ हाथी पर ही वो डिफेंड नहीं था। हाँ, हाथी था उसके पास, पर हाथी के अलावा भी तो ताकतवर था। तो नागौर के दौलत खां का दमन करने के लिए मालदेव राठौड़ ने सोचा कि अकेला जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, साथ में किसी को लेकर जाऊं, सैनिक सहायता लेकर जाऊं। तब मालदेव राठौड़ ने सैनिक सहायता मांगी। बताओ कहां से? और सिवाना के राजा थे राव डूंगर जी। कौन थे? राव डूंगर जी या डूंगर सी थे। इनको कहा डूंगर जी, हमें आपकी क्या चाहिए? सहायता चाहिए। हम दोनों चलते हैं कौन से गोर? नागौर, और नागौर के दौलत खां को पराजित करते हैं। तब इन डूंगर जी को पता था कि ये नागौर वही दौलत खां है जिसने बीकानेर, मारवाड़ और मेड़ता की संयुक्त सेना को चन्ने चबाए थे। सही है, बड़ी मुश्किल से जीते थे। तो बिल्कुल स्टूडेंट, डूंगर जी ने मालदेव राठौड़ को कहा मैं परगर पंचायती नहीं करता। मतलब समझे? सहायता देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तब मालदेव राठौड़ ने कहा अपना टाइम आएगा, रुक जाओ। तो अब टाइम आपको पता है आता नहीं है, लाना पड़ता है। तो आगे सुनना और समझना क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अकेले गए कौन से देव? और मालदेव राठौड़ गए और नागौर पहुंचे और नागौर के दौलत खां को क्या किया? पराजित किया और नागौर पर अधिकार हो गया। जल्दी से बताओ किसका? मालदेव का। वापस नागौर से आ रहे थे तब बीच में आया हड़ता हिड़ता मेड़ता। और मेड़ता का था कौन सा देव? बोलो, तुम कहानी को अच्छे से सुनते ही नहीं हो।
तुम्हें वहां पर सवाल पूछना चाहिए था कि सर उस जादुई हाथी का क्या हुआ, वो किसके हाथ लगा, वीरमदेव के या मालदेव के। पर क्या करना हमें, बस इधर से सुनार इधर से निकाल दिया कि हाँ कोई टपली वाला हाथी था, है ना। अरे ये पूछना चाहिए था आपको। क्या नहीं, मैं बिल्कुल बताता, पर आपने पूछा ही नहीं। अब तो ये बात आ गई तब आप ये बात रख रहे हो। हाँ, मन में ही था। बातें कभी भी मन में दबा कर नहीं रखनी चाहिए, मन की बात बता देनी चाहिए। कौन सी? अच्छा, तुम्हारी गलत बातें जानने के लिए ही मन कहता है। साची बात और अच्छी बात होती तब तुम्हारा मन नहीं कहता। हाँ, उस समय तो तुम्हारा मन बहुत क्या यार, गई तो गई किधर रंग राय। हाँ, मैं कहता हूं ना, सही बात जानने का तुम्हारा मन जानना ही नहीं चाहता खुद ही, बस तुम तो रंग राय को जानना चाहोगे। दूसरी उदाहरण दो जो दे रहे देखो। हाँ, अब पूछ रहे हैं बता दीजिए। हाँ, अब तो मैं बताऊंगा ही, तो सुनो और समझो। स्टूडेंट, काफी इतिहासकार जो है वो क्या कहते हैं, ये कहते कि वीरमदेव युद्ध लड़ने आया ही नहीं था। क्या आया ही नहीं था, बस हाथी वहां से सेवकी से, दौलत खां का हाथी दौलत खां से छूटकर उधर से रण क्षेत्र से भागकर किधर आ गया, मेड़ता। और कुछ इतिहासकार कहते नहीं, वीरमदेव आया था लड़ने, और ये हाथी जो था दरिया जोश हाथी किसके हाथ लगा, वीरमदेव के। तो देखो दोनों स्थितियां मिले, तो हाथी किसके पास है, वीरमदेव के पास, चाहे आया हो चाहे नहीं आया हो, हाथी वीरमदेव को मिला। तो अब सुनो और समझो, हाथी मिल गया, उधर गंगा और मालदेव पहुंचे कहा, सेवकी का युद्ध जीतकर मारवाड़। तब मालदेव राठौड़ ने अपने पिता को कहा, पिताजी मेड़ता ठिकाने में संदेश भेजिए और वीरमदेव के पास एक क्या है, हाथी, उस हाथी को आप राजधानी बुलाइए वरना मैं मेड़ता पर आक्रमण करूंगा। तो बिल्कुल गंगा ने आदेश जारी किया, संदेश भेजा, परवाना भेजा, कहा मेड़ता, वीरमदेव को कहा, भाई वीरमदेव तेरे पास जो भी हाथी है उसको भेज दे। कहा बताओ, मारवाड़ भेज दे। तो बिल्कुल स्टूडेंट, वीरमदेव राठौड़ ने कहा यार राजधानी से दुश्मनी मोल कौन ले, हाथी रवाना कर दिया, कहां से, मेड़ता से। अब सुनना और समझना, रण क्षेत्र में युद्ध में सिर्फ तो सिर्फ सैनिक ही घायल नहीं होते थे, लड़ाई जब होती थी, युद्ध जब होता था, सैनिकों के साथ जो वाहक के रूप में घोड़े लड़ते, ऊंट लड़ते, हाथी लड़ते, तो उनके भी घाव लगता, ध्यान रखिएगा। तो एक तो सर उस एलिफेंट का नाम क्या था, हाथी, एलिफेंट का नाम था हाथी, उस हाथी का नाम था दरिया जोश हाथी। क्या नाम था, दरिया जोश। क्या नाम था, ओके, आगे बढ़ो। एलिफेंट, एलिफेंट का नाम हाथी, ओके, और हाथी कौन सा, दरिया जोश। सुनो और समझो। तो स्टूडेंट आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, सुनना और समझना। तो वीरमदेव ने वो हाथी रवाना कर दिया। तो वो हाथी देखो, एक तो रण क्षेत्र से युद्ध लड़के आया था, काफी घायल था, घायल था, और घायल अवस्था में ही बड़ा रवाना कर दिया किधर, राजधानी जोधपुर की तरफ। बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, थका हुआ था, और रास्ते में हाथी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, हाँ, हाथी रास्ते में मरा। लफड़ा हो गया कौन से, रता के लिए, मेड़ता के लिए। जब इधर संदेश पे पहुंचा मालदेव राठौड़ के पास कि हाथी की मृत्यु रास्ते में हुई, तब मालदेव राठौड़ ने कहा हाथी रास्ते में मरा नहीं था, उसे जहर देकर मराया किसने, वीरमदेव राठौड़ ने, क्योंकि वीरमदेव नहीं चाहता था कि यह हाथी हमारे पास पहुंचे। ये तो क्या था, बहाना था। अब स्टूडेंट, ये हाथी बढ़ता रास्ते में नहीं मरता, राजधानी पहुंच जाता, 2 दिन 4 दिन निकाल लेता,
और फिर मर जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, पर इसकी रास्ते में मृत्यु हुई तो मालदेव ने तो यही सोचा कि विरमदेव नहीं चाहे कि यह हाथी हमारे पास पहुंचे और हमारे पास रहे। विरमदेव बदला तो जरूर लेंगे। अब सुनो, नागौर जीतकर कहां आए बोलो, और मेड़ता पहुंचकर कहा विरमदेव बाहर आओ, देखो राव आया है। तो बिल्कुल विरमदेव बाहर आया, आदर सत्कार किया किसका, मालदेव का। और मालदेव ने कहा विरमदेव हम तुमसे नाराज है, तुमने हाथी को जहर देकर मरवाया था। विरमदेव ने कहा आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए, हमने हाथी को जहर नहीं दिया था, हाथी गर्मी के कारण और घायल अवस्था के कारण रास्ते में मारा गया। का कोई बात नहीं, हम नाराज तो है। तो बिल्कुल विरमदेव ने कहा राव की नाराजगी दूर कैसे होगी। तो कहा अच्छा दूर करोगे, कहा बिल्कुल। तो कहा तुम्हारे पास अजमेर है, क्या है, अजमेर का पट्टा हमें दो। क्या दो, अजमेर का पट्टा हमें दो। विरमदेव ने कहा राव ऐसे थोड़ी होता है, अजमेर का पट्टा दे दिया तो हम अपनी और अपनी रियासत मतलब क्षेत्र का और सैनिकों का भरण पोषण कैसे करेंगे। तो मालदेव राठौड़ ने कहा लोन लो। क्या लो, हाँ लोन लो, आरबीआई से या पीएनबी से, यूको बैंक से लो, सस्ता देता है। किसने कहा, मालदेव राठौड़। विरमदेव ने कहा हम आपको अजमेर का पट्टा नहीं देंगे। तो मालदेव ने कहा जूते खाओ। लड़ाई हुई बताओ किन किन के बीच में, मालदेव और विरमदेव के बीच में। विरमदेव को पराजित किया किसने, और जीत लिया डता ही डता, और ले लिया मेर ही मेर। साम्राज्य क्षेत्र निकल गया अपने हाथों से। किससे, तो विरमदेव बन गया जानी दुश्मन किसका बोलो। तब विरमदेव ने कहा राव उचित अवसर आने दो, इस हार का बदला तो जरूर लूंगा। और जिस प्रकार आज मैं अपने क्षेत्र से बाहर बैठा हूं, जल्दी ये समय तुम्हारे लिए भी आएगा। हमारे पास हमारा क्षेत्र होगा पर तुम्हारे पास तुम्हारा क्षेत्र नहीं होगा। यानी 100 बातों की एक बात, विरमदेव बन गया जानी दुश्मन किसका, मालदेव का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब सुनो और समझो। तो यहां मेड़ता और अजमेर के आगे हम लिख देंगे कौन से देव को पराजित, विरमदेव राठौड़ को पराजित। अब विरमदेव राठौड़ को पराजित करके जल्दी से बताओ मालदेव राठौड़ पहुंचे कौन से गढ़, मेहरानगढ़। कहां पहुंचे, मेहरानगढ़ आए। तब राव ने कहा हाथ में अभी भी क्या चल रही है, खुजली चल रही है, अब हम जाएंगे कहां, किसके यहां। डूंगर जी कह रहे थे हम पर घर पंचायती, अब घर उनका होगा पर पंचायती हम करेंगे। तो बताओ जोधपुर आकर सीधे मालदेव कहां गए, और डूंगर जी को कहा डूंगर जी आओ, देखो हम तुमसे पंचायती करने आए हैं। 100 बातों की एक बात, दे धमाधम फोड़ा किसको, सिवाना के राव डूंगर जी को, और सिवाना पर अधिकार हो गया बोलो किसका, हाँ राव डूंगर सिंह को पराजित। राव डूंगर सिंह को क्या किया, पराजित, सिवाना हो गया। उसके बाद नंबर 5 सिवाना जीत लिया। अब याद करो मैंने तुम्हें बताया था सिवाना कहा जाता है कौन से दुर्ग की कुंजी, झालोर दुर्ग की कुंजी। तो मालदेव राठौड़ ने कहा सिवाना को जीत लिया है तो साथ ही साथ में जीत लेते हैं किसको, जालोर को। तो यहां से रवाना हुए कौन से लोर की तरफ, तो जालोर का बड़ा खतरनाक योद्धा था। उसने कहा कि आने दो मालदेव राठौड़ को, वो हमारे साम्राज्य का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने बड़ी खतरनाक सुरक्षा का इंतजाम किया है। मालदेव राठौड़ सेना लेकर लोर ही लोर जालोर की तरफ बढ़े। सैनिकों ने संदेश पहुंचाया जालोर के शासक को कि दुश्मन सेना दिन ब दिन नजदीक आती जा रही है।
और तुम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तब उस शासक ने कहा चिंता मत करो, आने तो दो, हमने बहुत ही अच्छा इंतजाम कर रखा, बाल भी बांका नहीं होगा किसी का। वो योद्धा बड़ा खतरनाक था। पहुंचे जालोर, बताओ कौन से देव? मालदेव। तब जालोर का शासक आया सिकंदर खां, और सिकंदर खां ने कहा राव की जय हो, ये चाबियां आपकी, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो वो सिर्फ नाम का सिकंदर था, जोर तो 1% भी नहीं था। और उसने सही तो कहा कि हमने पूरी सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है, एक भी सैनिक के बाल भी बांका। जब अधीनता स्वीकार कर ली तो मालदेव राठौड़ ने कहा मस्त रहो, हम तुम्हें 1% भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तो बताओ अधीन हो गया लोर ही लोर, बोलो। और जालोर जीत लिया, किसको पराजित कर? वही सिकंदर खां को पराजित। अब सुनो और समझो आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब स्टूडेंट, मालदेव राठौड़ ने बुलाया अपने विश्वस्त सेनानायक जेता और कूपा को। जेता और कूपा को कहा जेता कूपा जाओ और साम्राज्य विस्तार करो। तो जेता और कूपा ने कहा राव साम्राज्य विस्तार करो, जीतने के लिए कोई क्षेत्र भी होना चाहिए। तो राव ने कहा सब जीत लिए? तो कहा बिल्कुल जीत लिए, हमने इधर पूरा, इधर बात करें तो पूरा भादरा जुन जीत लिया, इधर पूरा नागौर जीत लिया, सिवाना जीत लिया, जालोर जीत लिया, जैसलमेर की तरफ पोखरण तक चले गए हैं। तो अब क्या बचा है? आसपास के पूरे क्षेत्र में तो नाम एक ही गूंज रहा है, देवों के देव मालदेव। कोई महादेव नहीं कहेंगे, हालांकि महादेव जी भी आ रहे हैं। कितनी तारीख को? 8 तारीख को, ध्यान रखें। तो बिल्कुल के चारों तरफ डंका मालदेव का गूंज रहा है, कोई क्षेत्र भी होना चाहिए। तो मालदेव राठौड़ ने कहा बीकानेर जीत लिया। तब चेता और कुफा ने कहा राव हम बीकानेर को कैसे जीत सकते? तो कहा क्यों? कहा बीकानेर में राठौड़ है, हमारे भाई है। तब मालदेव राठौड़ ने कहा साम्राज्य विस्तार नीति और राजनीति में कोई किसी का भाई नहीं, आदेश दे रहे हैं जाओ और जीतो। किसको? बोलो, बीकानेर को। तो बताओ जेता और कूपा के नेतृत्व में सेना कौन से नेर की तरफ गई? ये तुम कमीने क्या है रे, एक आ रहा है एक जा रहा है, कोई पार्टनर में धंधा चल रहा है क्या? इन ठीकरों को साइलेंट रखो, वरना जिसका फोन आ रहा है ना, वो फोन आने का बंद ही हो जाएगा। उनको बोल दो, बाढ़ दो कि गलती से शेड्यूल आज 4 घंटों का हो गया, माता जी रुक जाओ, मैसेज बाद में करना। अब देखो एक आया वो दूसरा गया बाहर, आने दो उसको भी, अभी झांपता है, पढ़ लो मर लो। अब सुनो स्टूडेंट, जेता और कूपा के नेतृत्व में सेना कौन से नेर की तरफ गई? बीकानेर की तरफ। तो उसको मैसेज मत करना कि वहीं से भाग जा, हाँ पर्दा खुल चुका है। हाँ बीकानेर, और बीकानेर जो सेना भेजी बताओ किन किन के नेतृत्व में? जेता व कूपा। और इधर राजा कौन है आपको पता है? राव चेतसी। अब राव चेतसी को पता चला स्टूडेंट कि हमारे विरुद्ध सेना भेजी है किसने? मालदेव ने। तो राव चेतसी ने अपना एक सेना नायक, कौन सा नायक? सेना नायक भेजा दिल्ली शेर शाह सूरी के पास। बोलो किसके पास? शेरशाह सूरी के पास भेजा। शेरशाह सूरी के पास भेजा कि जाओ शेरशाह सूरी से सैनिक सहायता लेकर
आओ। तो बिल्कुल स्टूडेंट, एक सेनानायक आया शेरशाह के पास, शेरशाह से सैनिक सहायता मांगी, पर समय रहते हुए वो सेनानायक आ नहीं पाया। किसके पास? जेतसी के पास। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सेनानायक को नहीं भेजा, अपने पुत्र कौन से मल को भेजा। कल्याण मल भी गया शेरशाह सूरी के पास, पर समय रहते सेना लेकर नहीं आ सका। तब राव जेतसी ने अपने पूरे कुटुंब को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। कहां? और सिरसा कहां है? बोलो। हरियाणा में। यहां छोड़ दिया और सैन्य दल लेकर निकला। कौन? राव जेतसी। इधर से आए कौन? और युद्ध जो हुआ था पाहेबा साहेबा नामक स्थान पर हुआ। ये युद्ध हुआ था 1541-42 में, और इस युद्ध में कूपा के हाथों से मारे गए कौन? बोलो। राव जेतसी। बोलो, याद हुआ? और कुछ घटना याद आई? घटना याद आई? कहा था राव शेखा ने मरते समय, किसको? राव जेतसी को, कि जेतसी तूने गलत लोगों का साथ दिया, जब ये अपने चाचा के भी नहीं हुए तो तेरे क्या होंगे। एक दिन रण क्षेत्र में, ये मेरा श्रापित है, तू श्रापित है, कि जिस प्रकार आज रण क्षेत्र में मैं मर रहा हूं, तुझे भी मारने वाले कोई और नहीं, मारवाड़ के राठौड़ ही होंगे। देख, तेरी भलाई तेरे ही आड़े आती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्टूडेंट, जब बिल्कुल कूपा के हाथों से मारे जा रहे थे कौन? जेतसी। और जेतसी अपने अंतिम क्षणों में थे, तब जेतसी ने मरते हुए कहा किसको? कूपा को, कि हे वीर योद्धा कूपा, हम तुम्हारी बहादुरीता से बड़े प्रसन्न हुए, एक काम करना। का क्या? कहा कि राव मालदेव को जाकर कहना कि शेखा ने सही कहा था, मैंने गलत लोगों का साथ दिया, आज मुझे मेरे कर्मों की सजा इसी जन्म में मिल गई। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल स्टूडेंट, अब जब ये बात पता चली कल्याणमल राठौड़ को, किसको? कि मेरे पिताजी पाहेबा साहेबा के युद्ध में मालदेव राठौड़ की सेना से लड़ते हुए मारे गए, तो एक बात बताओ, क्या कल्याणमल अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं लेगा? बोलो। तो बन गया मालदेव राठौड़ का दूसरा जानी दुश्मन कौन? कल्याणमल राठौड़ ने कहा, मालदेव सुनहरे मौके का इंतजार कर रहा हूं, अवसर मिलते ही बीकानेर पर अधिकार भी करूंगा और अपने पिता का बदला भी लूंगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? और इधर पाहेबा साहेबा में युद्ध विजय के बाद जेता और कोपा आए मेहरानगढ़, तब मालदेव राठौड़ ने कहा, बताओ युद्ध के परिणाम क्या रहे? तब जेता ने कहा, हमारी विजय हुई। और इस युद्ध विजय में अपनी वीरता का परिचय दिया किसने? कूपा ने। किसने? कूपा ने वीरता का परिचय दिया। कूपा के हाथों से ही मारे गए थे कौन? राव जेतसी। जब ये बात कही, तब मालदेव राठौड़ ने कहा, बहुत खूब, हम कूपा की बहादुरीता से खुश हुए। कूपा, हम तुम्हें डीडवाना और नू हीणू झुंझुणू की जागीर उपहार में देते हैं और बीकानेर का कार्यभार भी तुम्हें सौंपते हैं। तो देखो, कोपा को जागीर में मिला डीडवाना और झुंझुनू, और बीकानेर का कार्यभार किसको सौंपा? कोपा को। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पहले प्रारंभिक युद्ध अभियान लिख ले, लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से स्टूडेंट, मालदेव राठौड़ के युद्ध अभियान।
सर जी, युद्धों में हाथियों को शराब पिलाई जाती थी क्या? अच्छा, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं हो सकता है। लिखो जल्दी से। सर जी, बोर्ड की तरफ कैमरा रोटेट करो। कर दिया। देखो, सर जी बोर्ड नहीं दिख रहा है। 2 मिनट आंखें बंद करके बोर्ड के लिए मौन धारण करो। 100% आपको दर्शन देगा। लिख लिया? लो, तुम्हें यहाँ बोर्ड दिख ही नहीं रहा है, ये इन्होंने बोर्ड को साफ भी कर दिया। लिख लिया सभी ने? लिखो जल्दी से। आगे हेडिंग डालो, पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा साहेबा का युद्ध। सर, राव डूंगर जी है या डूंगर सी? दोनों ही। आप तो डूंगर जी से पकड़ लेना। डूंगर डूंगर। अब वो डूंगर सी था या डूंगर जी था? डूंगर जी थे। ओके, लिख लो। पाहेबा साहिबा का युद्ध 1541-42, 1541 42। अभी सन को देखकर ऐसे कंफ्यूज मत होना कि एक साल तक युद्ध हुआ। नो, मारवाड़ से जब सेना प्रस्थान की थी तब नवंबर दिसंबर था 1541। तो सन तो काउंट होगा ही, क्योंकि सेना जो रण क्षेत्र के लिए निकली थी वो 1541 में निकली। और युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपके 1542 में। इसलिए सन दो साथ में आते हैं, 1541-42। लिखो जल्दी से। एक तरफ लिखो मालदेव राठौड़ वर्सेस राव जेतसी, और मालदेव राठौड़ से एरो निकालकर लिखो दो सेनानायक जेता व कूपा। लिख लिया? लिखो जल्दी से। बताओ विजय कौन हुए? बिल्कुल लिख दो, मालदेव की विजय। और मालदेव ने बताओ जागीर प्रदान की किसको? तो लिखो, पहले लिखो मालदेव की विजय, फिर लिखो मालदेव ने कूपा को। मालदेव ने कूपा को डीडवाना व झुंझुनू की जागीर प्रदान की। तथा बीकानेर का कार्यभार में सौंपा। बीकानेर का कार्यभार सौंपा। लिख लिया? ओके।
ये हो गया स्टूडेंट आपके कौन सा युद्ध, पाहेबा साहिबा का युद्ध। अब जो युद्ध होगा अब सुनना और समझना। अब बहुत बड़ी एक कहानी आएगी और उसी कहानी के अंदर आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध कंप्लीट होगा। कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। सुनो और समझो क्या होगा और क्या नहीं होगा। अच्छे से समझिएगा और सुनिएगा अच्छे से। स्टूडेंट, मालदेव राठौड़ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मालदेव राठौड़ साम्राज्य क्षेत्र को जीतते जीतते मैंने अभी बताया कि वो सातल मेर की तरफ गए। कौन से मेर की तरफ? और सातल मेर को विजित करके पोखरण दुर्ग बनाया। कौन सा दुर्ग? पोखरण का जो किला बनाया ये किसने बनाया? मालदेव राठौड़ ने। ओके, अब पोखरण दुर्ग तक पहुंच गए। कौन? राठौड़, मालदेव राठौड़। अब मालदेव राठौड़ की नजर थी कौन से मेर पर? बोलो। और जैसलमेर में भाटी शासक थे कौन? लूणकरण भाटी। कौन थे? हाँ। परगना और जागीर में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है, बस क्षेत्र के हिसाब से इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे ठिकाना कहते थे कहाँ? बोलो। मेवाड़ के अंदर। उसी ठिकाने को, उसी जागीर को हमारे मारवाड़ के अंदर कहते थे परगना। ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट सुनो और समझो। परगना हुआ, जागीर हुई, ठिकाना हुआ, ये काफी गांवों के क्या हुआ करते थे? समूह हुआ करते थे। और खूब सारे ठिकाने, खूब सारी जागीरें, खूब सारे परगने मिलकर एक साम्राज्य, एक रियासत का निर्माण करते थे। तो शासन व्यवस्था जो थी राजाओं के समय में वो त्रिस्तरीय थी। कितने स्तरीय? सबसे बड़ी इकाई रियासत, उसके बाद इकाई परगना, जागीर बोल दो, ठिकाना, और सबसे छोटी इकाई गांव। क्या थी? इस बात को ध्यान रखें। तो सुनो और समझो। स्टूडेंट, मालदेव राठौड़ बिल्कुल पोखरण तक पहुंच गए और अब नजर थी कौन से मेर? और जैसलमेर के राजा थे लूणकरण भाटी। कौन थे? लूणकरण भाटी को जो पता चला कि मालदेव राठौड़ साम्राज्य विस्तार करते करते कहां तक पहुंच चुके हैं, जैसलमेर तक पहुंच चुके हैं, तब लूणकरण भाटी बड़े घबराए हुए थे, मन में खोए हुए थे, अकेले बैठे बैठे बातें कर रहे थे, ऐसे खोए खोए। आप काफी लोगों को देखते ही हो ना कि है ना, अकेले होते बैठे मन ही मन में खुद ही गप्पे ठोकते हैं, है ना। काफी होते हैं ऐसे, खुद ही मन में गप्पे ठोकते, खोए खोए से रहते हैं और बातें भी पता नहीं अजीबो गरीबी बातें करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहे, वो कभी भी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। ध्यान रखें इस बात को। तो सुनो और समझो। ऐसे ही लूणकरण भाटी भी एक दिन बैठे थे, खोए खोए से थे और बहकी बहकी बातें कर रहे थे। उनकी रानी आई, उन रानी ने आकर राहु को ऐसे यूं हाथ से टच किया और छुआ और कहा, राहु बोले नहीं तो एकदम यूं किया। तो राहु ने कहा हाँ हाँ। तो रानी ने कहा क्या ऐसी बहकी बहकी बातें कर? कहा कैसी बात है? तो कहा क्या आप कह रहे थे मुझे मेरा भविष्य दिख रहा है? तो कहा बिल्कुल हम सही कह रहे हैं रानी साहब। तो कहा क्या कह रहे हो? कहा कि हमें हमारा भविष्य दिख रहा है और हमारा भविष्य पोखरण तक आ चुका है, तुम्हें सती होना पड़ेगा। तो कहा हम समझे नहीं। कहा मारवाड़ का मालदेव राठौड़ साम्राज्य विस्तार करते करते कहां तक आ गया है? पोखरण तक। पर अब वो पोखरण से आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि हमने बहुत शानदार षड्यंत्र रचा है। किसके लिए? मालदेव राठौड़ के लिए। तो कहा क्या षड्यंत्र? कहा हम अपनी पुत्री का विवाह तय करेंगे। किसके लिए? बोलो। मालदेव राठौड़ के लिए। और विवाह करने जब राठौड़ आएंगे तो उसी दरमियान उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। मतलब समझे आप? विवाह का प्रस्ताव रख के बुलाएंगे और धोखे से मालदेव को मार देंगे।
बिल्कुल। लूणकरण भाटी ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पत्र भेजा, किसको? और मालदेव राठौड़ ने कहा हमारी एक पुत्री है, उमा दे। कौन सी दे? उमा दे का विवाह आपके साथ तय करते हैं। तो मालदेव राठौड़ ने वापस कहा विवाह के लिए कौन मना करते, हम जरूर आएंगे। कहाँ? जैसलमेर, विवाह करने के लिए। तो स्टूडेंट, पहली बात तो मैं आपको बता ही दूं कि भाटियों और राठौड़ों के बीच में बड़ी भयंकर दुश्मनी थी। किस समय से? याद करो, रावचूड़ा के समय से। याद कीजिए, रावचूड़ा के समय से। चूड़ा को मारने में हाथ जैसलमेर के भाटियों का भी था। फिर राव कान्हा भी बदला लेने गया था पर मारा गया था। उसके बाद याद कीजिए, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है, सातलदेव ने भी जैसलमेर के काफी भाटियों के क्षेत्र को जीतकर उधर ही सातलमेर नगर बसाया। और अब गए कौन? मालदेव राठौड़। तो मालदेव राठौड़ ने कहा भाटियों के साथ हमारी पुरानी दुश्मनी है और भाटी अगर हमारे साथ विवाह का प्रस्ताव रख रहे हैं तो हम विवाह करने जरूर जाएंगे दुश्मनों के गढ़। कौन से? जैसलमेर। ओके, स्वर्णगिरी दुर्ग। तो अब सुनो और समझो। मालदेव राठौड़ बढ़िया बारात लेकर रवाना हुए। किधर? हाँ, डीजे जा रहा था, गाना चल रहा था, आए हम बाराती, बारात लेकर दुल्हन हम ले जाएंगे। आवाज धोरों से गूंजती हुई पहुंची कौन से गिरी में? स्वर्णगिरी दुर्ग के अंदर। तो लूणकरण जी ने भी कहा स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, आओ तुम आगे तो आओ। तो षड्यंत्र बड़ा खतरनाक था। अभी षड्यंत्र में क्या लूणकरण जी, क्या भाटी राठौड़ों को मौत के घाट उतारने में कायम रहेंगे या फिर अपने ही घर में हार जाएंगे? मालदेव राठौड़ बड़े चतुर थे। मालदेव राठौड़ों ने कहा जो पीढ़ियों से दुश्मनी भाटियों से चली आ रही है, भाटी इतने सीधे तो नहीं हो सकते। मालदेव राठौड़ साउथ अफ्रीका के जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे अपने अंगरक्षकों का एक दल लेकर गए, बॉडीगार्ड तगड़े वाले। उन बॉडीगार्डों को कहा कि जब हम चौरी में जाए फेरे खाने, तुम हमारे इर्द गिर्द रहोगे। और मालदेव राठौड़ ने अपने रिश्तेदारों को, जो बड़े बुजुर्ग थे, उनको कहा कि अगर चौरी में हमारे ससुर जी हमारे सामने रहेंगे तो उन्होंने जो भी योजना बनाई वो योजना सफल हो जाएगी। कहा कि जब हमारे ससुर जी हम तोरण बांधने जाएंगे तब आएंगे वो भी। तब अपने रिश्तेदारों को कहा जाप लेना, किनको? ससुर जी को, और पकड़ कर बैठ जाना, हाथ पकड़ कर, और कहना हमारे साथ अलम लो। सही है, पहले मान मनवार हुआ करती थी अलम, और वही पीले पीले ओ मोरे राजा सोमरस पीले। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल स्टूडेंट, षड्यंत्र बड़ा खतरनाक था। मालदेव जी की बारात पहुंची, बिल्कुल वो टीकना इकना तोरण बांधना हुआ। वो कपड़े, आपको पता है कपड़े देने के लिए आते हैं, तो कपड़े देने के लिए आए तो इधर से बिल्कुल लूणकरण भाटी पहले से ही योजना बनाए हुए थे। पर लूणकरण भाटी की गलती ये हो गई कि लूणकरण भाटी ने अपने जिनको मौत के घाट उतारने के लिए कहा था, उनको कहा था कि चौरियों में जब तक मैं नहीं कहूँ मेरे आदेश का इंतजार करोगे, और मैं आदेश ज्यों ही दूं वहीं पर चौरियों में मौत के घाट उतार देना। किसको? महादेव जी। अब वो चौरियों तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये भी तो देखो। स्टूडेंट, जब मालदेव राठौड़ फेरे खाने के लिए आए तो बिल्कुल मिलन हो रहा था समधी का। तब लूणकरण जी को झांप लिया राठौड़ों ने, कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? आपके बड़े भाई साहब को चौरियों में बिठा दो स्वाहा के लिए, आप हमारे साथ बैठो, आपके बिना महफिल का मजा नहीं आएगा।
लूणकरण जी को जबरदस्ती हाथ पकड़कर बिठा दिया। किस्मत इतनी खराब लूणकरण जी की कि वो अपनी पुत्री का कन्यादान भी नहीं कर सकते, और इधर मालदेव जी आराम से फेरे ले रहे थे। उधर भाटियों को बड़ी मतलब दिक्कत हो रही थी फेरे लेते हुए। किनको? मालदेव जी को कहा फेरे होने वाले हैं और राहु का आदेश अभी तक नहीं मिला। अब राहु वहां हो तो आदेश दे, क्योंकि राहु जी को तो बारी पकड़कर झांप लिया गया। अब स्टूडेंट इधर फेरे पूरे हुए। फेरे पूरे होने के बाद मालदेव जी उमा दे को लेकर आए। कहाँ बताओ? डेरे में। डेरा होता ना, एक बार फेरे होते ही एक बार विदा कर दिया जाता। डेरे में भेजा तो बाद में लूणकरण जी को भेजा कि अब जाओ। अब बाद में लूणकरण जी ने सोच लिया था कि योजना पर क्या फिर चुका है, पानी फिर चुका है, विवाह तो हो गया है, अब कुछ भी हो नहीं सकता। मालदेव राठौड़ वापस सीख लेने के लिए गए और उमादे को वापस लाने के लिए गए, तो बिल्कुल जाकर लूणकरण जी को कहा दोग दो लेकर जा रहे हैं। किसको? उमादे को। बिल्कुल उमादे को लेकर रवाना हुए। तब उमादे ने लूणकरण जी को कहा पिताजी एक चीज मांगते हो, क्या आप मुझे दोगे? तो लूणकरण जी ने कहा मैं अपनी पुत्री को क्या बताओ, कन्यादान तो नहीं दे सका, पर जो मेरी पुत्री मेरे से चीज मांगेगी मैं बिल्कुल दूंगा। तो लूणकरण जी ने कहा बोल बेटा तुझे चाहिए क्या? टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर या फॉर्च्यूनर, स्कूटी, क्या चाहिए? तो कहा पिताजी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी एक सहेली है। क्या है? मली ही मली भारमली। कौन सी मली? भारमली है। अब भारमली कौन थी वो मैं बता देता हूं। अब भारमली कौन थी बता देता हूं आपको। भारमली जो थी स्टूडेंट, सुन लेना, समझ लेना, ये बात काफी पहले की है, बता देता हूं। जैसलमेर के भाटियों के कुछ सैनिक राजधानी से बाहर गए थे। तब उन सैनिकों ने देखा तो स्टूडेंट एक नीम के वृक्ष के नीचे जो नीम की डालियां होती, उन्हीं डालियों के अंदर एक छोटी सी बच्ची थी जिसके रोने की आवाज सुनी। और आवाज सुनी तो बिल्कुल सैनिकों ने देखा तो अंदर एक लड़की थी, छोटी सी लड़की थी। उस लड़की को देखा तो वो इतनी फूट रही थी कि वो सैनिक चाहकर भी उसको वहां छोड़ नहीं सके। वो सैनिक उस लड़की को लेकर कहाँ आए? जैसलमेर दुर्ग के अंदर। और दुर्ग में जब रानियों ने देखा किसको? उस छोटी सी लड़की को, बड़ी फूट रही लड़की थी छोटी सी, तो बिल्कुल रानियों ने कहा चाहिए कोई भी हो, अब ये पलेगी, बड़ी होगी कहाँ? दुर्ग के अंदर। उसी का नाम रखा गया भारमली। क्या रखा गया? तो भारमली बचपन से ही वहीं दुर्ग में रहती थी, उमादे के साथ बड़ी हुई और वहीं खेली बड़ी हुई। उमादे भी अच्छे से ध्यान रखती थी, नहीं उमादे का भी ध्यान रखती थी अच्छे से। कौन? भारमली। तो बिल्कुल स्टूडेंट जब विवाह हुआ उमादे का, तो उमादे ने अपने पिताजी को कहा पिताजी मैं साथ में लेकर जाना चाहती हूँ। किसको? भारमली को, क्योंकि हर वक्त इसने मेरा साथ दिया। और पहले से रिवाज भी हुआ करता था, जब राजा का विवाह होता था और उधर से जब राजकुमारी को विदा किया जाता था, अपना पिता अपनी पुत्री को विदा करता था, तो साथ में और भी औरतें वगैरह भेजता। तो स्टूडेंट बिल्कुल भारमली को भेजा किसके साथ? उमादे के साथ। अब उमादे पहुंची, मालदेव जी पहुंचे कौन से गढ़? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ में भव्य स्वागत हुआ। बोलो किसका? अरे बोलो मालदेव राठौड़ का। क्योंकि मालदेव राठौड़ यही समझ लो जस्ट लाइक जैसलमेर को जीत कर आए थे। ऐसे भव्य स्वागत हुआ। सभी राठौड़ जो सेनानायक थे, सरदार थे, वो मुस्कुरा रहे थे और फूल जला रहे थे। किसके ऊपर? मालदेव पर। और गाना चल रहा था बाहरों फूल बरसाओ।
महबूब और दोनों आए हैं। हाँ, अब बिल्कुल मालदेव जी का मेहरानगढ़ में भव्य स्वागत हुआ। अंदर जा रहे थे तो सभी राठौड़ देखकर, राहु को देखकर हंस रहे थे। तब राहु ने कहा, बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। तब राठौड़ सरदारों ने कहा, क्या जोड़ी है, बहुत गजब के लग रहे हो, आज शाम को पार्टी होनी चाहिए। तो राहु जी को ये बात अच्छी लगी। राहु जी ने कहा, वापस बताओ जोड़ी कैसी है। तो कहा, जबरदस्त। ओके, शाम हुई, स्टूडेंट पार्टी सार्टी, मतलब मालदेव राठौड़ अपने सामंतों सरदारों के साथ नाच गान और हंसी महफिल में बिजी थे, व्यस्त थे। उधर कक्ष में थी कौन, उमा दे। अब कान खोल के सुन लो, इतिहास में जो हुआ वही बता रहा हूं। और इस घटना के बारे में अगर किसी ने भी क्लास में चर्चा की, फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, आपके ही बीच में मेरे कुछ गुप्तचर बैठे हैं। ये बात पहले ही बता चुका हूं, कान खोल के सुन लेना, बॉयज और गर्ल्स, कुछ गुप्तचर बैठे। और क्या पता तुम्हारे जस्ट पास वाला एक गुप्तचर हो। इस मैटर के बारे में अगर क्लास में किसी ने भी चर्चा की, वो गुप्तचर मुझे आकर कह देगा कि सर, गद्दार सेना नायक सल्लावत खां इस घटना के बारे में चर्चा कर रहा था, अगले दिन सल्लावत खां गायब हो जाएगा। ध्यान रखना, मतलब घटनाएं देखो, इतिहास की कोई भी हुई हो ना, उसको सिर्फ एक घटना समझना है, क्योंकि हम कल का इतिहास पढ़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ा, जाना और माइंड में से निकाल दिया। निकालने का मतलब समझे, घटना माइंड में रखनी, पर घटना तक की रखनी, ज्यादा नहीं सोचना कि यार यूं होया क्या। अरे जो हुआ मैं वही बताऊंगा भाई, और नहीं बताए तो छोड़े के आगे हुआ क्या, इतना सोचना ही नहीं है ना। तो सुनो और समझो। उधर कक्ष में थी, बोलो कौन, उमा दे। अब उमा दे इंतजार कर रही थी किसका, राव का। और राव अपने इधर चहेते सरदारों के साथ, राठौड़ों के साथ व्यस्त थे। उधर स्टूडेंट, रात बीतती गई। रात कितनी बज गई बताओ, बोलो? 12 नहीं बजी अभी तक, 9:30 ही हुई थी। और बोलो, और कमीनों को रात कहती तो सीधी 12:30 याद आ रही। क्या वहां पे धिनक धिनक धिनता रात बुतनियां नचाओगे क्या? तो सुनो, 9:30 10 हुए, मतलब रात का समय हुआ, रात बीतती जा रही थी। तब उमा दे ने अपनी वही सहेली दासी जो साथ में आई थी, कौन, भारमली को कहा, भारमली, राव आज भूल रहे हैं, उन्हें इस वक्त हमारे पास होना चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करते, आ जाएंगे। और समय बीतता गया, काफी रात हो गई। उमा दे ने कहा, राव अभी तक नहीं आए। तो भारमली ने कहा, रानी सा, अगर आपकी अनुमति हो तो हम बुला कर लेकर आ जाए। किसको, बोलो? मालदेव को, राव को बुला कर लेकर आ जाए। तो बिल्कुल स्टूडेंट कहा उमा दे ने, कहा जाओ बुला कर लेकर आओ दरबार से। अब मालदेव को बुलाने के लिए बताओ कौन आई, भारमली आई। तो भारमली ने राव को कहा कि आपको रानी सा बुला रहे हैं। तब मालदेव राठौड़ ने देखा किसको, भारमली को। और भारमली जो थी अति सौंदर्यवान थी, रूपमती थी। तो मालदेव राठौड़ वहां से रवाना हुए, पर उमा दे तक पहुंचे ही नहीं। वो शादी की जो रात थी, वो रात बिताई किसके साथ, भारमली के साथ। जब उधर उमादे के कक्ष की तरफ नहीं पहुंचे तो उमादे खुद चल कर आई। तब उमादे ने देख लिया मालदेव को किसके साथ, भारमली के साथ, और रूठ गई शादी की पहली रात कोई कौन, और आज जीवन रूठी रही। इसीलिए इस उमादे को इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनो और समझो। इस बात के बारे में पता चला किसको, लूणकरण को। किसको? तो लूणकरण ने और मारने की योजना बनाई, किसको, मालदेव को। पर मालदेव वापस सतर्क हो गए, और सतर्क हुए। और जब ये बात पता चली कि लूणकरण जी हमें और मारने की योजना बना रहे, तब गुस्सा किया किस पर, उमादे पर। और उमादे को छोड़ दिया कहा, तारागढ़ के किले में। बोलो कौन से किले में, तारागढ़ के किले में छोड़ दिया। और इधर लूणकरण भाटी ने मारवाड़ से वापस बुला लिया किसको, भारमली को।
किसको? बारमली को। कहां बुलाया? बोलो। जैसलमेर बुला लिया। बारमली को जैसलमेर में एक बार और प्यार हो गया। क्या हो गया? हाँ, प्यार हो गया। प्यार बड़ा गजब का हुआ आपकी बार बारमली को। अब बारमली का किस्सा यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि बारमली ये जो है, इसकी भी स्कैम 1992 की तरह 7 वेब सीरीजें बन जाए। बारमली को प्यार होता ही गया, होता ही गया, ध्यान रखना। तो इस बात को यहीं पर ड्रॉप। और प्यार भी जो हुआ था ना, शादीशुदा आदमी से हुआ था। किससे? हाँ, जैसलमेर के अंदर ही शादीशुदा आदमी था, उससे प्यार हो गया। तो उस शादीशुदा आदमी की जो पत्नी थी, उसका भाई अंडरवर्ल्ड डॉन था उस टाइम का। क्या था? उसने अपने भाई को संदेश भेजा कि भाई मेरा सुहाग खतरे में है। क्या कहा? मेरा सुहाग खतरे में, तू आ और बचा मेरे सुहाग को। तो अंडरवर्ल्ड डॉन ने कहा कि मेरी बहन के सुहाग पर खतरा, आ रहा हूं मैं। वो अंडरवर्ल्ड डॉन पहुंचा, बताओ कहां? जैसलमेर। अंडरवर्ल्ड डॉन की पर्सनालिटी बड़ी शानदार थी। बारमली को वापस प्यार हुआ, ध्यान रखना। पहले अंडरवर्ल्ड डॉन ने उस बारमली को अपने बहनोई से अलग किया, और अलग करते करते खुद उसके प्यार में गिर गया, और बारमली को लेकर आ गया वो अंडरवर्ल्ड डॉन। और डॉन ने अपनी सिस्टर को कहा, भाई तेरा सुहाग बचा लिया और मैं इसका सुहाग बन गया। तो बारमली बड़ी खतरनाक थी। बारमली को और प्यार होगा, पर आगे हम नहीं बताएंगे। रंग राय की तरह यहां पे भी कहानी में ट्विस्ट है। और एक बार मालदेव राठौड़ को पता चलेगा कि हमारी बारमली एक अंडरवर्ल्ड डॉन के पास, कहेंगे वापस बुलाओ उसको। पर बारमली संदेश भेजेगी कि ना हो, हमें भूल जाइए राव जी, तुम हमारी धड़कनों में आज भी समाये हुए हो, पर जिंदगी में नहीं हो। आप भूल जाओ हमें, क्योंकि अब हमारी हर रगों में अंडरवर्ल्ड डॉन जी समाये हुए हैं। समझ में आया ना? तो ये कहानी, ये वेब सीरीज बहुत बड़ी है, पर हम यहाँ पर बारमली का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर मालदेव राठौड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। बिल्कुल जल्दी, कुछ टेंशन मत लो। वो रंग राय का क्या हुआ, बारमली को किन किन से लव हुआ, इनकी एक बिल्कुल क्लास लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। 15-15 मिनट की क्लास लेकर आएंगे, अलग ही, मतलब ऑनलाइन क्लास लेकर आएंगे। उस ऑनलाइन क्लास में हर 15 दिन की क्लास में सप्ते में एक दिन क्लास लेंगे, और बड़ी शानदार कहानियां लेकर आएंगे। और कहानियां वहां लाकर छोड़ेंगे जहां कहानी में ट्विस्ट होगा। मैं भी देखता हूं साला बाहुबली, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जो पहला पॉइंट देखेगा, पहली कहानी देखेगा, वो 101% अगले दिन आधे घंटे पहले आकर कमेंट करेगा, सर रंग राय कहा क्या हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो और समझो। सर ये बारमली रणमल राठौड़ वाली जूते पड़ेंगे। अरे रणमल राठौड़ वाली बारमली अलग है, और ये बारमली अलग है। समझ में आया ना? तो सुनो और समझो आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। असली कहानी तो अब स्टार्ट हो रही है, सुन लेना अच्छे से। 100 बातों की एक बात, मालदेव राठौड़ से रूट कर उमा दे कहां बैठी थी? तारागढ़ में। अब तारागढ़ दुर्ग में बैठी थी, तो उधर से ही अब क्या होगा और सुनना। केंद्र के अंदर सत्ता पलट गई। केंद्र का मतलब सेंटर में, दिल्ली में हुमायूं को पराजित करके अधिकार कर लिया था हिंदुस्तान की सतह पर शेर शाह सूरी ने, और हुमायूं को भागना पड़ा। क्या करना पड़ा? और हुमायूं भागता करता अमरकोट आया। कहां आया? अमरकोट कहां? पाकिस्तान में। अब अमरकोट पाकिस्तान में बैठा था। अब बताओ क्या हुमायूं चुपचाप बैठा रहेगा क्या वहां? वापस हिंदुस्तान पर अधिकार करने की योजना बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो हुमायूं को पता चला कि
इधर पश्चिम और उत्तर राजस्थान में वन एंड ओनली एक ही डंका गूंज रहा है, देवों के देव मालदेव राठौड़। तो हुमायूं ने सोचा कि मालदेव राठौड़ अगर हमारे साथ हो जाए तो हम दोनों मिलकर पराजित कर सकते हैं किसको। तो देखो, हुमायूं खुद चल कर आया किसके पास, सहायता मांगने हेतु। तो अपना समय ऐसा लेकर आओ कि बड़े बड़े आदमी खुद आपसे चलकर मिलने के लिए आए। मालदेव राठौड़ का रौब था, मालदेव राठौड़ वीर योद्धा थे। मालदेव राठौड़ ने मारवाड़ की साम्राज्य सीमा हरियाणा तक फैला दी थी। कहां तक, अब सोच लो, मारवाड़ यानी जोधपुर का जो क्षेत्र था हरियाणा तक विस्तृत था। ये वर्चस्व था किसका, मालदेव राठौड़ का। तो बिल्कुल स्टूडेंट उधर से आए, बताओ कौन, हुमायूं। हुमायूं फड़ौदी तक आया, कहां तक आया, और उसने सोचा आगे गया राव ने जाप लिया तो वहां फड़ौदी में रुककर कहा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। तब हुमायूं वहां पर रुका। तब हुमायूं को उधर एक व्यक्ति के बारे में पता चला जो सोनी था। क्या था, हाँ सोनी करके कोई व्यक्ति था, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, कोई राइमल सोनी करके कोई सुनार था, सोनी था। उस सोनी के बारे में पता चला कि वो सोनी जो है आदमी को देखकर पहचान जाता है कि ये आदमी क्या करने वाला, खूबी थी उसकी। तो हुमायूं ने उस सोनी को अपने पास बुलाया, कहा कि सोनी जी, हमने सुना है कि आप आदमी के हाव भाव को देखकर आप उसके बारे में सब पता लगा लेते हो। कहा बिल्कुल। तो कहा हमारा भी एक काम कीजिए। कहा क्या, कहा हमारा एक संदेश वाहक जा रहा है किसके पास, सहायता लेने है, तो आप इनके साथ जाओ और राव के हाव भाव देखकर पता लगाओ। तो बिल्कुल उस सोनी के साथ एक संदेशवाहक आया किसका, हुमायूं का। अब हुमायूं का संदेशवाहक आया तो सोनी ने उस संदेशवाहक को कहा, देख मैं कितना भी हाव भाव पहचान लूं पर वो आगे देवों के देव मालदेव है, थोड़ा भी तू कांपना मत, और अगर थोड़ी भी भनक पड़ गई तो ना तू जिंदा बचेगा ना मैं। तो संदेशवाहक ने कहा मुझे पता कैसे चलेगा। तो कहा तू मेरे जस्ट पास में खड़े रहना और अंगुलियां ऐसे खोल कर रखना। कहा ठीक है। कि जब मैं तेरी कौन सी अंगुली पकड़ूं, बोलो चिटूड़ी, अरे कमीनो कि चिटूड़ी पकड़ो, हाँ चिटूड़ी, कौन सी पकड़ू, चिटूड़ी अंगुली पकड़ू तो समझ जाना कि राव हुमायूं को पकड़कर मार देगा, और जब मैं तेरा अंगूठा पकड़ूं तो समझ लेना राव तुम्हारी क्या करेगा, सहायता। तो अब सुनो और समझो। और कहा जब चिटूड़ी पकड़ू ना तो चुपचाप बाहर निकलते ही वो भी काकड़ भागना और तेरे हुमायूं को कह देना कि कुरिया नाट, वरना मालदेव आकर फड़ोदी में ही जाप लेंगे किसको, हुमायूं को। तो बिल्कुल स्टूडेंट ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कि उधर से जब ये संदेशवाहक आए तो इधर से राव भी मिलने गए, और इन दोनों की जो मुलाकात हुई, प्रॉपर जोधपुर का कौन है, हाथ खड़े करो, जो प्रॉपर जोधपुर के, पूरे हाथ खड़े करो, है ही नहीं साले दुष्टी, एक दो है, ये तो अपवाद है। हाँ हाँ अपवादो सुनो, मंडोर है, मंडोर, मंडोर से हम फड़ोदी की तरफ जाते हैं, तब मंडोर से जस्ट बाहर निकलते ही फड़ोदी की तरफ जाते तब ऑन रोड पर ही एक बोर्ड लगा हुआ आता, जोगी तीर्थ। कौन सा तीर्थ, बोलो, यानी जोधपुर से आप मंडोर और मंडोर से उधर फड़ोदी की तरफ जाओगे तो ऑन रोड पे ही लिखा हुआ है जोगी तीर्थ। तो वहां पे छोटा सा तीर्थ स्थल है। तो वहां जोगी तीर्थ स्थल पर इधर से राव आया और उधर से हुमायूं के संदेशवाहक आए। संदेशवाहक को सोनी जी ने टिल्ला ठोका कि तू तेरा संदेश दे, मैं हाव भाव देखू किसके, बोलो मालदेव के।
तो बिल्कुल उसने संदेश दिया कि हम हुमायूं के संदेशवाहक के संदेश ये है। राइमल सोनी दिमाग पढ़ता गया और वो उस संदेशवाहक की अंगुलियां खुली थी। राइमल जी ने अंगुली पकड़ी, कौन सी? सीट उड़ी। अब वो सेनानायक और कांपने लगा, पर राव ने ये कहा कि हम बिल्कुल आपको सोचकर वापस क्या देंगे, जवाब देंगे। अब स्टूडेंट, ये जब मुलाकात हो रही थी तो पहाड़ों में से ही कुछ आईफोन 15 प्रो मैक्स से क्या खींच रहे थे? फोटो। और ये फोटो खींचने वाले कोई और नहीं, मालदेव राठौड़ के कोई थे। सुनो और समझो। रात को 2 बज रहे थे। कितने? अननोन नंबर से फोन आया शेरशाह सूरी के पास, और शेरशाह सूरी के पास फोन आया और शेरशाह को कहा मरने के लिए तैयार हो जा शेरशाह। शेरशाह ने कहा वाह यार, पहली बात तो ये बताओ हमारे नंबर कहाँ से मिले, और दूसरी बात कि इतनी आपकी हिम्मत कि तुम हमें सीधी मारने की धमकी फोन पे दे रहे हो। कहा बिल्कुल, तुम मरने वाले हो, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक बार व्हाट्सएप देखो, हमने एकदम HD में फोटो भेजी है। तुम्हें मारने के लिए हुमायूं और मालदेव राठौड़ मिलकर एक हो रहे हैं, दोनों में समझौता हुआ है। ये पहली मुलाकात है, दूसरी मुलाकात में तो दोनों इकट्ठा होएंगे और तुम मारे जाओगे। तो स्टूडेंट, अब जब ये शेरशाह सूरी को संदेश मिला तो शेरशाह सूरी ने दिमाग लगाया कि पश्चिम और उत्तर भारत में डंका गूंज रहा है मालदेव का, और हमने जरा भी देरी की और हुमायूं और मालदेव एक हो गए तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। हमें जल्द ही जल्द दमन करना होगा मालदेव राठौड़ का। संयुक्त यहां से सेना लेकर रवाना हुआ, विशाल सेना लेकर। कौन? बोलो। और फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, वो आईफोन 15 प्रो मैक्स से फोटो भेजने वाला कोई और नहीं, बीकानेर का कल्याणमल राठौड़ और मेड़ता का विरमदेव राठौड़ थे, जो जानी दुश्मन थे। किसके? फोटो का मतलब समझे? जब हुमायूं के संदेश, आप सीधा ही समझो, हुमायूं और मालदेव की जोगी तीर्थ पर मुलाकात हुई तो कुछ सैनिकों के माध्यम से ये बात पता चली। किसको? कल्याणमल और विरमदेव को, और उन्होंने बदला लेने के लिए संदेश भेजा। किसको? का बात ये है, ये दोनों मिले उसके पहले तुम विशाल सेना लेकर आओ और अटैक करो। कौन से देव पर? तो बताओ, उस सेना लेकर रवाना हुआ कौन? कौन से वार्ड की तरफ? अब सीधा तो आएगा नहीं, ये बात तुम्हें पहले ही बताई। वो आया, पहुंचा मेर ही मेर, आमेर। आमेर को जीता। आमेर को जीतने के बाद आया वार्ड ही वार्ड, मेवाड़। मेवाड़ के राणा उदय सिंह द्वितीय ने उनकी क्या स्वीकार की, और फिर आया वार्ड ही वार्ड, मारवाड़। और सुमेल गांव में आकर अपनी सेना का क्या डाला? अब सुनो, अभी सुमेल आएगा, उसके पहले जब मालदेव राठौड़ के विरुद्ध वो सेना लेकर रवाना हुआ तब ये बात पता चल गई। किसको? मालदेव राठौड़ को। तो मालदेव राठौड़ ने अपने दरबार में से भेजा ईश्वरदास बारट को। किसको? ईश्वरदास बारट को कहा, ईश्वरदास जल्द से जल्द तारागढ़ जाओ और हमारी रानी जो है उमा दे को जल्द से जल्द कौन से गढ़ लेकर आओ, मेहरानगढ़ लेकर आओ। क्योंकि दुश्मन सेना को अगर पता चल गया कि हमारी रानी एक रूठी हुई तारागढ़ में है और उन्होंने तारागढ़ पर अधिकार कर लिया और हमारी रानी अधीन हो गई, तो हम क्षत्रिय बिना लड़े ही हार जाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द जाओ और उमा दे को लेकर आओ। कौन से गढ़? मेहरानगढ़। तारागढ़ से मेहरानगढ़ लाओ। ईश्वरदास बारट मेहरानगढ़ से आया। कौन से गढ़? तारागढ़। रानी को पूरी बात कही। का रानी सा, राव के साम्राज्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे, दुश्मन विशाल सेना लेकर आ रहा है।
और राव बिना लड़े ही हार जाए, ऐसा नहीं हो इसलिए तुम्हें बुलाया है। कहाँ? मेहरानगढ़। आप दुश्मनों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तब उमादे का वापस जवाब सुनना क्या कहा। उमादे ने कहा, बारठ, हम भाटियों की पुत्री है, राव को जाकर हमारा संदेश देना कि हम रूठे तो है राव से, पर आज भी रानी उन्हीं की है। उन्हें जाकर ये कहना कि हम क्षत्रिय है, हमें लड़ने का भी पूरा ज्ञान है। दुश्मन सेना अगर आ रही है तो दुश्मन सेना का सामना सबसे पहले हमारे नेतृत्व में तारागढ़ में उपस्थित सेना करेगी। दुश्मन सेना से पहला युद्ध हमारा होगा और राव को जाकर कहना कि हम अगर दुश्मनों से लड़ते हुए मर मिटे तो बचे हुए दुश्मनों को आकर राव को कहना कि तुम समाप्त कर दो। हम कोई हाड़ी रानी कर्मावती की तरह नहीं है कि जलती हुई आग के अंदर कूद कर जौहर कर ले। हम दुश्मनों से लड़ते हुए मरेंगे। ये जवाब दिया किसने? और उमादे का जब ये जवाब सुना किसने? ईश्वरदास बारट ने। तो कहा, धन्य है तो उमादे जो अपने पति से पहली रात को ही रूठ गई, पर आज भी अपने पति और क्षत्रियता धर्म के लिए मर मिटने को तैयार है। वहां से ईश्वरदास बारट खाली हाथ आया, मेहरानगढ़ पहुंचा, राव को आकर पूरी बात बताई। कहा, धन्य हो राव तुम कि तुम्हें रानी मिली है किसके जैसी। और राव ने कहा, क्यों यार इज्जत के कांकरे कर रहा है, क्योंकि राव को पिछली वाली बात तो पता थी नहीं। राव ने कहा, यार क्या बात कर रहा है। तो राव ने जब पूरी बात बताई राव को, तब मालदेव ने भी कहा कि हम अपनी रानी की इस बात से बड़े प्रसन्न हुए। राव ने कहा, पर रानी को जाकर कहो कि हम क्षत्रिय है, हम राठौड़ है, और क्षत्रिय के होते हुए पहले रानी युद्ध लड़े, ये सही नहीं है। रानी को जाकर कहो कि तुम युद्ध का नेतृत्व करोगे, पर तारागढ़ से नहीं, मेहरानगढ़ से। दुश्मन से सर्वप्रथम मुकाबला हम करेंगे, और हम अगर लड़ते हुए मारे जाएंगे तो हमारी क्षत्रिय रानी उमादेव उन दुश्मनों का श्रृंगार करेगी और विजय हासिल करेगी। ये बात कही ईश्वरदास बारट। वापस बताओ कहाँ आया? तारागढ़ आया, और तारागढ़ आकर रानी उमादेव को पूरी बात बताई। कहा कि राव ने कहा है, राव आपकी बात से बड़े प्रसन्न हुए हैं। राव ने ये कहा है कि आप युद्ध का नेतृत्व तो करोगे, पर तारागढ़ से नहीं। कौन से गढ़ से? तो रानी ने कहा, नेतृत्व चाहे कहीं से भी करना हो, हम नेतृत्व करेंगे और हम अपने राव के लिए जो सही होगा वो करेंगे। उमादे को लेकर रवाना हुए कौन? बोलो। अब वो आ रहे हैं कौन से गढ़ से? आने दो उनको, टाइम लगेगा। इधर आ जाओ। कौन से गढ़ में? मेहरानगढ़। इधर क्या हो रहा है? इधर मालदेव राठौड़ की रानियां काम कर रही थी, बैठे बैठे गप्पे मार रही थी। तब उन्हीं रानियों में से एक खोड़ीली रानी थी। खोड़ीली का मतलब समझे? जो घर टुटाने की बातें करती। उस रानी ने सभी को बुलाया कि इधर बरो, इधर आओ। सभी आकर बैठ गई। कहा बताओ? तो कहा, मैं भविष्यवाणी करती हूं। तो क्या करो? तो एक रानी ने कहा, चलो मेरा हाथ देखो। का हाथ देखने की जरूरत नहीं है, तू अब से थोड़े दिनों बाद ही ठीकरे धोएगी। तो पास वाली हंसी कि हाँ तू ठीकरे धोएगी। का तू टेंशन मत ले, तू लहसुन छोलेगी। तो सबको ऐसे कहा। तो सब रानियों ने कहा, आप क्या करोगे? तो कहा, मैं आटा लगाऊंगी। तो कहा, ये सबके बारे में ऐसा क्यों कह रही है? तब सबको उस रानी ने कहा कि अब हमारी दुर्ग में चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस दुर्ग में आ रही है अब कौन? उमादे, उसी की चलेगी। तो सब रानियों ने कहा, आप तो मास्टर माइंड हो, घर तोड़ाने में नंबर 1 हो, आप भी कुछ ऐसा षड्यंत्र रचो कि रानी पहुंचे ही नहीं कौन से गढ़? मेहरानगढ़। तो उस रानी ने कहा, ठीक है। तो सभी रानियों ने मिलकर, ईश्वरदास बारट के ही परिवार में था आशा बारट। कौन?
वो भी मास्टर माइंड था। आशा बारट को बुलाया रानियों ने, और रानियों ने बुलाकर कहा, आशा अब तेरी ही आशा। तो कहा क्या कि तुझे रोकना है किसको? उमा दे को। और उमा दे को रोकने में अगर सफल रहा तो तुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो आशा बारट ने फोन पे निकाल कर कहा, पहले स्कैन करो, क्योंकि आपने ऐसे बोलकर कई काम करवा दिए मुझसे। मतलब 100 बातों की एक बात। किसको भेजा रानियों ने? किसे रोकने के लिए? अब स्टूडेंट बिल्कुल वहां से आया। आशा बारट कोषाणा पड़ा है ना अभी, कोषाणा गांव, उस कोषाणा गांव में रोका किसको? बोलो, उमा दे को। उमा दे को रोका। आशा बारट ने कहा कि रानी सा, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, पर बात मैं रोक नहीं सकता, बताऊंगा जरूर। आपको अगर बुरी लगे तो छोटा आदमी समझकर बात को बुला देना। तब का बता बात क्या है। तब आशा बारट ने दोहा सुनाया किसको? उमा दे को। और दोहे में कहा, मान रखे तो पीऊ तज। क्या कहा? मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान, दो गयंद ना बंद ही एकण खंबे ठाण। ये बात कही तो उमा दे का आत्म स्वाभिमान जाग उठा। ये बहुत बड़ी बात कही थी कि तेरे पिया, मान रखे तो पीऊ तज, यानी तेरे पिया तेरा मान सम्मान करते हैं, तुझे अगर रानी का दर्जा दिया है तो तू जा कहा? मेहरानगढ़। उसके बावजूद भी अगर तू जाती है तो दो गयंदना बंद ही एकण खंबे ठाण, ये तेरे स्वाभिमान पर उंगली उठेगी कि बिना मान सम्मान के सीधी आई है कहा? मेहरानगढ़। जब ये बात कही तो उमा दे का आत्म स्वाभिमान जाग उठा। उमा दे ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी कहा? मेहरानगढ़, और मैं ऐसा भी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से राव की हार हो। मैं ना तारागढ़ जाऊंगी, ना मैं मेहरानगढ़ जाऊंगी, मैं अपने पुत्र के पास जाऊंगी। किसके पास? वहीं से कोषाणा से उमा दे चली गई अपने पुत्र के पास। किसके पास? पुत्र के पास। क्या हुआ? बिल्कुल पूछो, बोलो, हाँ बोलो, हाँ क्या बोल रहे हो? बहुत बढ़िया, पता करना। आज मैं घर पर जाकर बड़े आराम से सोऊंगा कि B8 वाले छोरे इतिहास समझ में ही नहीं आ रहा है, दूरबीन लगाकर देख रहे हैं आया कहां से। सुनो, ये मैंने इतिहास तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये जानने के लिए मैंने पुत्र बोला। पुत्र तो था पर दत्तक पुत्र था। कौन सा? मतलब दूसरी रानियों का पुत्र था जिसे अपने पुत्र की तरह समझती थी। कौन? उमा दे। यहां कोषाणा से चली गई अपने दत्तक पुत्र राम के पास। किसके पास? जो मालदेव राठौड़ के बड़े पुत्र थे। समझ में आया कि नहीं आया? पिछला वाला पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।